So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. And beta, today is your day 22nd for नी डायरेक्ट classes of 12th class. बेटा कल की क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, और हम कल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात कर चुके। कल हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ लिया था, कितने टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, क्या स्टेप्स हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इकोआर का हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की बात की थी हम लोगों ने, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस की बात की हमने, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स की बात की थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात की थी। ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है, इट इज़ अबाउट क्लोनिंग फैक्टर्स। ठीक है, अब बेटा अगर हम बात करें क्लोनिंग फैक्टर्स की, तो प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाजेज आर यूज्ड एज दी क्लोनिंग वैक्टर्स। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नीट का क्वेश्चन है कि हम किस चीज़ को किसे यूज़ करते हैं एज अ क्लोनिंग वैक्टर। तो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज एग्जाम्पल्स, दिस इज बिकॉज क्यों करते हैं हम इसको, प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, ये खुद से अपने आप को क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, नॉट डिपेंडेंट ऑन द क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, बैक्टीरियोफाज की बात करें तो दे हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स, है ना। बट इन केस ऑफ प्लाज्मिड सम may have only 1 or 2 copies per cell, whereas other may have 15 to 100 copies per cells. ठीक है, फिर अगर हम बात करें, all vectors have 4 special features that are required to facilitate cloning into a vector. क्या special features होने चाहिए, क्या है ये स्पेशल फीचर? सबसे पहला स्पेशल फीचर है बेटा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी साइट होना चाहिए, इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा सीक्वेंस देखना है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, है ना, जहाँ पे हम अपना डिज़ायर्ड जो डीएनए है, डिज़ायर्ड जीन है, हम इंकॉर्पोरेट कर सकें ताकि वो रेप्लिकेट कर सके विद इन दी होस्ट सेल। This sequence also control the copy number of the linked DNA. ठीक है, this one is the first special feature. Second one क्या होना चाहिए, selectable markers है which helps in identifying and eliminating non-transformant. Non-transformant को identify और eliminate करने के काम आता है, and selectively permitting the growth of the transformant. Important line है ये statement वाले क्वेश्चंस में आता है बच्चे। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट बैक्टीरियम। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जिसमें हम एक पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट बैक्टीरियम के अंदर, राइट। सो नॉर्मली एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरामिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन एटसेट्रा आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर। अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि सिलेक्टेबल मार्कर्स के एग्जाम्पल्स बताइए। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे बात करें क्लोनिंग साइट्स की, क्लोनिंग साइट्स आर यूज टू लिंक द एलियन डीएनए। ठीक है, जहाँ पे हम एलियन यानी कि जो हमारा डिज़ायर्ड सेलेक्टेड जो डिज़ायर्ड जीन है, जहाँ जिसको हम यूज़ करते हैं उसको हम एलियन डीएनए बोलते हैं, है ना। द वेक्टर नीड्स to have cloning or recognition site for the commonly used restriction enzyme. The presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments and complicate the gene cloning. अब यहाँ पर आप देखेंगे E. coli क्लोनिंग वेक्टर PBR322 का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर HIN3 का साइट दिया जा रहा है बच्चे, यहाँ पे EcoR1 का साइट दिया जा रहा है, BAMH1 का साइट भी है, SAL1 का साइट भी है ना, PVU, PST1, इतने सारे, यहाँ पे एक ओरी साइट है। ठीक है, PV2 का साइट है ना, ROP कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व्स इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये एक स्ट्रक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ PBR322, है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स के साइट भी हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट भी है। ठीक है बच्चे, तो
क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, द लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए इज कैरिड आउट एट द रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. इट कैन बी डन एट द BAMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन द वेक्टर PBR322. अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दो साइट है. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का जहाँ साइट है वहाँ पे BAMH1 का साइट है, और जहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट का साइट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चे, वहाँ पे प्रेजेंट है PVU1 एंड PST1. ठीक, तो क्या बोल रहा है, इन दिस केस the recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to the insertion of foreign DNA but can still be selected out from the non-recombinant ones by plating the transformant on the medium containing the ampicillin. क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से BAMH1 को कट करें तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी कट हो जाएगा, है ना. तो अगर हम किसी को, अगर हम टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में अगर ग्रो कराएं तो वो नहीं ग्रो करेगा, लेकिन हम नॉन रिकम्बिनेंट का बता सकते हैं अगर वो ग्रो करे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाले जीन में और टेट्रासाइक्लिन में वो ग्रो नहीं करेगा. सो बाय दिस वी कैन डिफरेंशिएट द रिकम्बिनेंट विद द नॉन रिकम्बिनेंट, है ना. क्या होगा देखिए, द रिकम्बिनेंट विल ग्रो इन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन. क्योंकि जब हमने BAMH1 के साइड को कट किया तो उसके साथ साथ टेट्रासाइक्लिन का साइड, रेजिस्टेंट जीन का साइड भी कट हो गया, है ना. तो एम्पिसिलिन पे तो ग्रो करेगा इस मीडियम में, लेकिन टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करेगा. बट नॉन रिकम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स. और अगर रिकम्बिनेंट नहीं हुआ है, अगर उसके अंदर डिज़ायर्ड जीन जो है हमारा इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, रिकम्बिनेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, दोनों एंटीबायोटिक पे वो, दोनों मीडियम पे वो ग्रो करेगा. ठीक है, तो अगर दोनों पे ग्रो कर रहा है यानी कि नॉन रिकम्बिनेंट है ना. और अगर वो टेट्रासाइक्लिन पे ना करके एम्पिसिलिन पे ग्रो कर रहा है, इट मीन्स कि वो रिकम्बिनेंट है. ठीक है बच्चे. Other selectable markers can differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. हम कलर के बेसिस पे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना. In this, recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta-galactosidase. This result into inactivation of the gene synthesis of this enzyme and referred to as insertional inactivation. क्या हो रहा है देखिए, ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये एम्पिसिलिन मीडियम पे जब ग्रो कराते हैं, इससे रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट का पता लगाना इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, है ना. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड ऑल्टरनेट मेथड का यूज़ करते हैं. हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमो का मतलब होता है कलर, है ना, अजेनिक का मतलब प्रोड्यूसिंग, तो हम कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट का यूज़ करते हैं. यहाँ पे एग्जांपल किसका लिया गया है, हम मान लीजिए कि रिकम्बिनेंट डीएनए हम कहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दें, जहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है जो कि कोड कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को. ठीक है ना. तो दिस रिजल्ट इन इनएक्टिवेशन. अगर हम यहाँ पे इंजर्ट कर देंगे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो जीन होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा, है ना. क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा. और इसी को हम क्या कहते हैं, इंजर्शनल रिकम्बिनेंट. जो हमारा सेलेक्टेबल रिकम्बिनेंट डीएनए के इंजर्ट होने की वजह से ये क्या कहलाता है, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन कहलाता है. तो देखेंगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंजर्ट. यानी कि नॉन रिकम्बिनेंट जो है, नॉन रिकम्बिनेंट जो है ये ब्लू कलर शो करेगा. And if the colonies have inserted plasmid, such colonies are recombinant. तो recombinant में क्या आएगा, show no coloration. This point is very important. ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना. अगर ब्लू कलर शो हो रहा है यानी कि नॉन रिकम्बिनेंट, अगर कोई कलर शो नहीं हो रहा है देन इट इज अ रिकम्बिनेंट. ठीक है. फिर इसके अलावा देखिए और स्पेशल फीचर्स क्या हैं, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड. अगर हमें प्लांट एंड एनिमल्स में अगर हम क्लोन करना है तो यहाँ पे वेक्टर क्या होगा, अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए दैट इज टीडीएनए.
to transform normal plant cell into a tumor cell and dissect these tumor cell to produce the chemical required for the pathogen. तो हम tDNA का यूज़ कर लेते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म कर देता है, ट्यूमर सेल प्रोड्यूस करता है ना. तो सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल्स. ठीक है, तो इसी का हम यूज़ कर लेते हैं. द ट्यूमर इंड्यूसिंग TI प्लाज्मिड of Agrobacterium tumefaciens have now been modified into a cloning vector which is able to use the mechanism to deliver genes of our interest into the variety of plants. Similarly, retroviruses can be disarmed and used to deliver desired gene into the animal cell. तो यहाँ पे हम इसको, this is very important, ये आप एप्लीकेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे आप, ये है ना, ये आपके mRNA साइलेंसिंग में, RNA इंटरफेरेंस में इसका रोल आता है. RNA इंटरफेरेंस में पढ़ेंगे आप, RNA इंटरफेरेंस में इसका रोल पढ़ेंगे आप, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का, TI प्लाज्मिड का, है ना बच्चे. ये mRNA साइलेंसिंग में आता है, हेल्प करता है, mRNA साइलेंसिंग में हेल्प करेगा ये. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखेंगे इसको. ठीक है, फिर अगर हम कंपिटेंट होस्ट की बात करें तो क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट वन इज कंपिटेंट होस्ट. ठीक है, तो हमारा पहला जो हमने पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ा, दूसरा हमने क्लोनिंग वेक्टर पढ़ा, टूल्स एज अ टूल्स. थर्ड टूल क्या है, कंपिटेंट होस्ट. सिंस डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इट कैनॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, है ना, दैट हैज हाइड्रोफोबिक एंड ऑन द बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, हेंस वेरियस आर्टिफिशियल मीन्स have to be used to make the cells competent to take up the foreign DNA. अब देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है ना, हाइड्रोफोबिक एंड है उसके दोनों तरफ, और डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक है, तो ये पास तो हो नहीं सकता है. तो हम कैसे होस्ट सेल के अंदर अपने डीएनए को, रिकम्बिनेंट डीएनए को भेजेंगे, है ना. तो क्या किया जाता है, बैक्टीरिया आर ट्रीटेड विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम विच मेक्स द सेल मेम्ब्रेन मोर परमिएबल, है ना. किससे करते हैं, कैल्शियम से करते हैं. इंपॉर्टेंट लाइन है ना. रिकम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them on briefly on the 42 degree Celsius. Heat shock देते हैं हम उसको, and then putting them back on the ice. This make bacterial cells competent to take up the recombinant DNA. ये important point है. This is important, right? इसके अलावा जो है हम लोग माइक्रो इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं. रिकम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल यूजिंग माइक्रो सिरिंज. माइक्रो इंजेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम प्लांट सेल्स के अंदर आप बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद डीएनए इन द मेथड नोन एज बायोलिस्टिक्स और जीन गन, है ना. Some pathogens that naturally infect a cell can be disarmed by eliminating their harmful gene and then be allowed to infect the cell carrying the desired recombinant DNA into the host. तो हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास एक डीएनए है और इसके पास यहाँ पर हमारे पास एक डिज़ायर्ड जीन है ना. हमने डिज़ायर्ड जीन को कट कर लिया और हमने क्या किया, इसके अंदर मान लीजिए मेरे पास, देखेंगे ये मान लीजिए हमारे पास एक प्लाज्मिड है ना, और उस प्लाज्मिड के अंदर हमने ये अपना डिज़ायर्ड जीन डाल दिया. अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे होस्ट. ये हमारे पास होस्ट है, होस्ट बैक्टीरियम है, तो हमने क्या करना है, इसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करना है ना, राइट. इसको हमने इसके अंदर भेजना है, राइट. सो दिस इज आर रिकम्बिनेंट डीएनए. ये हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए आ गया है, ठीक है. सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज RDT, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना बच्चे. तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है बच्चे. देखिए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन. सबसे पहले क्या है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जेनेटिक मटेरियल. सबसे पहले हमें जो डिजायर्ड जेनेटिक मटेरियल डीएनए उसे हम आइसोलेट करते हैं. फिर कटिंग ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करते हैं.
फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करेंगे। फिर हम एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय पीसीआर, एम्प्लीफाई करेंगे। लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट करेंगे इनटू द वेक्टर, इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, culturing the host cell in a medium at a large scale and interactions of the desired product। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप आ गया हमारे पास आइसोलेशन, दूसरा आ गया कटिंग, तीसरा आ गया हमारे पास आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, चौथा आ गया हमारे पास एम्प्लीफिकेशन, पांचवा आ गया हमारे पास लाइगेशन, फिर उसके बाद हमारे पास इंसर्शन आ गया सिक्स्थ स्टेप, फिर उसके बाद हमारे पास डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग आ गई, कल्चरिंग आ गई, दिस इज द सेवन्थ स्टेप। तो ये 7 स्टेप्स हमारे पास यूज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सब अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए का बात कर चुके हैं, है ना। सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने लाइसोजाइम इन बैक्टीरिया, सेलुलेज प्लांट सेल के लिए, काइटिनेज फंगस के लिए, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। फिर उसके बाद बात आती है बच्चे एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज पीसीआर। पीसीआर क्या है? इट इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किन्होंने बताया इसके बारे में? कैरी म्यूलिस ने बनाया, है ना। अ मेथड ऑफ एम्प्लीफाइंग द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। हम एम्प्लीफाई करते हैं, हम एक डीएनए से बिलियंस ऑफ डीएनए बनाते हैं, है ना। This method can make multiple copies of even a single DNA fragments or the gene of interest in a test tube। हम सिंगल टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या कर सकते हैं? बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। क्या क्या चाहिए इसके लिए? हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए, दैट इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। प्राइमर्स चाहिए हमें, दैट इज द स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो प्राइमर्स का हम यूज करें। फिर हम यूज़ करते हैं द स्पेशल थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस, है ना। आग की बैक्टीरिया है दैट डू नॉट थर्मो एसिडोफाइल्स पढ़ा था हम लोगों ने 11th क्लास में। इट डज नॉट डीनेचर एंड रिमेन एक्टिव इवन एट द हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, इसलिए हम इसको हम क्या कहते हैं? टैक पॉलीमरेज कहते हैं, टैक पॉलीमरेज कहते हैं। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। विद ईच राउंड ऑफ रिएक्शन द डीएनए क्वांटिटी गेट्स एम्प्लीफाइड। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम्स। 1 बिलियन कॉपीज आर मेड। तो सबसे पहले देखिए क्या किया जा रहा है। सबसे पहले हम डीनेचुरेशन करते हैं, ये पहला स्टेप आ जाता है। तो डीनेचुरेशन कितने डिग्री पे होता है? 94 डिग्री सेल्सियस पे हम डीनेचर करते हैं, है ना। तो हम इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोनों स्टैंड अलग अलग हो गए, है ना। फिर अब हमने क्या किया? एनीलिंग करते हैं। एनीलिंग इज द सेकेंड स्टेप। एनीलिंग का मतलब क्या? प्राइमर लगा रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स, 2 प्राइमर लगा दिया हमने, है ना। और फिर इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? ये एनीलिंग कितने पे होता है बच्चे? तो ये होता है आपका 46 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक, ये इसका टेम्परेचर है एनीलिंग का। फिर हमने इसमें ऐड कर दिया डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स हमने ऐड कर दिए, है ना। फिर उसके बाद देखिए अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ये एक्सटेंशन कर रहा है ना। तो एक्सटेंशन इज दी थर्ड स्टेप। कितने डिग्री पे होता है? 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। दिस टेम्परेचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस तरीके से एक्सटेंशन हो रहा है। अब इस साइकिल को हम 30 to 40 टाइम्स चला सकते हैं, है ना। 40 टाइम्स का साइकिल होता है। तो इस तरीके से हमें एम्प्लीफाइड डीएनए मिल जाता है, 1 बिलियन टाइम्स इसकी कॉपीज मिल जाती हैं। ठीक है बेटा, सो दिस इज डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन, पीसीआर। फिर अब हमने इसके बाद क्या किया? इसके बाद हम लोगों ने इंसर्शन कर दिया रिकम्बिनेंट डीएनए का इनटू दी होस्ट सेल और दी ऑर्गेनिज्म। अभी पढ़ा हम लोगों ने कि किस तरीके से हम करेंगे इसको, है ना। तो रिकम्बिनेंट नॉन रिकम्बिनेंट होगा, बनेगा हमारे पास। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो चला जाएगा वो होस्ट सेल के अंदर तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं, है ना।
जब ये सब चीज़ें हो गई तो अब इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं? ऑब्टेन द फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स. The foreign gene get expressed under appropriate conditions after having the clone gene of interest and having optimized condition to induce the expression of the target protein. Large scale production can be carried out. ठीक है. If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, the product protein is called as recombinant protein. यहाँ पे ये important है. ठीक हो गई बात. फिर इसके बाद हम लोग अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम इसको बायोरिएक्टर्स का यूज़ करते हैं, है ना. बायोरिएक्टर्स का यूज़ क्यों किया जाता है? देखिए, फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड एंड कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड. तो बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर दी लार्ज वेसल्स 100 to 1000 लीटर कैपेसिटी की होती है, इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू दी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, individual enzymes etc. using the microbial, plant, animal और human cells. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है? स्पेशली डिजाइंड जो है प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशंस. हम टेम्परेचर ऑप्टिमल देते हैं, पीएच ऑप्टिमल देंगे, सबस्ट्रेट हो गया, सॉल्ट हो गया, वाइटामिन हो गए, ऑक्सीजन हो गया, ये सब हम ऑप्टिमल कंडीशंस देते हैं फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट लेवल्स. ठीक है. तो अब बायोरिएक्टर्स जो है बच्चे दो तरीके के, ये देखिए दो तरह के बायोरिएक्टर्स हैं. एक हमारे पास पहला है सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा है हमारे पास दिस वन स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर. तो सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर, टैंक बायोरिएक्टर का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो यहाँ देखिए, इसके ऊपर यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, यहाँ पे फोम ब्रेकर है, इधर फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है. कल्चर ब्रॉथ को हम यहाँ पे करते हैं और यहाँ से हम स्टेराइल एयर यूज़ करते हैं. यहाँ पे पीएच एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल के लिए है, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन. तो हम लोग सब कुछ जितनी भी कंडीशंस हैं, वेदर इट इज़ टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, वाइटामिन्स, है ना, ऑक्सीजन, ये सब हम क्या कर रहे हैं? इन सबको ऑप्टिमम कंडीशंस दे रहे हैं, राइट. तो ये एक पहला तरीका हो गया हमारा बायोरिएक्टर का. दूसरे तरीके में आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर नीचे से ऑक्सीजन दिया जाता है ना, बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज दी ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया. तो नीचे से ऑक्सीजन जो है स्पार्च किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पार्च्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स. एक सिंगल प्रोपेलर है इसके अंदर, है ना, और यहाँ पे गैस इनट्रीटमेंट होता है. ये गैस इनट्रीटमेंट का काम क्या है? इट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर दी ऑक्सीजन ट्रांसफर. ठीक है. तो ये दोनों ही जो हैं बायोरिएक्टर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है बच्चे. फिर यहाँ तक का जो प्रोसेस हुआ बेटा आरडीटी का, ये सब कहलाता है अपस्ट्रीम प्रोसेस, है ना. फिर बात आती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस की. बात करें तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्या होता है? द स्टेप्स ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट. हमें जो भी जीन प्रोडक्ट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ आरडीटी हमने क्या करना है, उसको सेपरेट करना है और प्यूरिफाई करना है ना. और क्या बनाना है? एक फंक्शनल प्रोटीन बनाना है. फॉर्मुलेटिंग इट विथ सुटेबल फॉर्मुलेशन. सच फॉर्मुलेशन अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेजते हैं टू डिटरमाइन प्रोडक्ट क्वालिटी. उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, है ना. द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, वेदर इट इज़ द सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ द जीन प्रोडक्ट, है ना, उसका जो ट्रायल्स किया जाता है, क्वालिटी चेक किया जाता है, ये सब किसके अंदर आता है बच्चे? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस के अंदर आता है. ठीक है. दिस इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है 2 या 3 मार्क्स में. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसके बेस. तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं इसके, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. कैन यू रिकॉल मियोसिस एंड इंडिकेट एट विच स्टेज अ रिकम्बिनेंट डीएनए इज मेड. तो आपको पता है रिकम्बिनेंट डीएनए कहाँ पे हो सकता है? जब क्रॉसिंग ओवर होता है ना. जब क्रॉसिंग ओवर होगा तब रिकम्बिनेशन होगा. तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? प्रोफेज 1 में होता है. प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 1 में होता है. कौन से स्टेज में? तो पेकाइटिन स्टेज में. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? पेकाइटिन स्टेज आ जाएगा. ठीक है. तो व्हाट स्टेज? पेकाइटिन स्टेज.
सो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं जो भी इंपॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यार। अब इसके कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं बच्चा। तो पीवाईक्यू देखिए, नीट 22 में क्वेश्चन आया है, एजर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। क्या एजर्शन दे रहा है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। दिस इज ट्रू। डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए हम पीसीआर का यूज करते हैं। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर टू सेल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बच्चे जो है इसका सही रीजन नहीं है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। ये भी स्टेटमेंट दिस इज ऑल्सो ट्रू, रीजन भी ट्रू है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया। फिर अगर आप देखिए नीट 21 में पीसीआर से एक और क्वेश्चन आ रखा है। क्या क्वेश्चन आया है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, इफ हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन इन द बिगनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। सबसे पहला स्टेप क्या आता है इसके अंदर? सबसे पहला स्टेप ही इसका जो है वो आपका बच्चे डीनेचुरेशन है ना। और दूसरा जो स्टेप है वो आपका एनीलिंग है। तो हमें जो टेम्परेचर मेंटेन करना है, टैग पॉलीमरेज का जो यूज़ करते हैं हम, है ना। तो पहला स्टेप हमारा डीनेचुरेशन है, दूसरा एनीलिंग है और तीसरा स्टेप हमारा एक्सटेंशन आता है। लेकिन द फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो हाई टेम्परेचर पे मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए नीट 22 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। अभी हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर की बात की है ना, कि क्या क्या स्पेशल फीचर्स उसके होने चाहिए, राइट। तो अगर आप ये देखिए, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन ये होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स ये भी होना चाहिए, ये इसका फीचर है, डिजायरेबल फीचर है इसका, है ना बच्चा। प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट, 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट होगा तो इट इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर, है ना। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। फिर देखिए नीट 21 में क्वेश्चन आया है, प्लाज्मिड PVR322 has PST1 restriction enzyme site within the gene ampicillin resistant R gene, है ना, that confers ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production and the recombinant plasmid is inserted in the E. coli strain, तो हमें बताना है the transformed cells will have the ability to resist ampicillin as well as produce beta galactoside. This is wrong. It will lead to lysis of the host cell. ये भी गलत है. It will be able to produce a novel protein with dual ability. तो क्या ये हमारा ऑप्शन सही है? ये भी ऑप्शन गलत है. It will not be able to confer ampicillin resistant to the host cell. क्योंकि अगर हम PST1 पे अगर इसको कट करेंगे तो हमारे पास जो एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट साइट होगा वो भी कट हो जाएगा, और वो कट हो जाएगा तो ये एम्पिसिलिन के मीडियम में ग्रो नहीं करेगा. तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. ठीक है बेटा, तो हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया, राइट. फिर देखिए नीट 21 में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर एनीलिंग होगा और फिर एक्सटेंशन होगा. तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. ठीक है. सेम क्वेश्चन आपका नीट 18 में भी पूछा गया था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो यहाँ पर भी ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन है इसका, डीनेचुरेशन फिर एनीलिंग फिर एक्सटेंशन. डीनेचुरेशन जो होगा 94 डिग्री सेल्सियस पे होगा, एनीलिंग जो होगा वो 46 डिग्री से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक होगा, और एक्सटेंशन जो होगा हमारा 72 डिग्री सेल्सियस पे होगा. ठीक है बच्चे, तो ये कुछ क्वेश्चंस बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया. आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. किस तरीके का कोई डाउट आएगा बच्चे तो डाउट सेशन में पूछेंगे. ठीक है. सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू.